पिछली क्लास में हमने कक्षा 12वीं भौतिकी के प्रथम यूनिट की चर्चा की थी। आज हम ब्लूप्रिंट के आधार पर ऐसे प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी सरल है और 23वां नंबर का प्रश्न मूल्य आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ब्लूप्रिंट में 4 नंबर के प्रश्न कहाँ से आएंगे इसको आपको समझना है। जब आप माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट को देखेंगे तो उसमें आपको 4 अंक के प्रश्न, एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये दोनों चैप्टर, पहला है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 4 नंबर की अंक है इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, 1 धन 2 धन 1, इस तरीके से पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी सरल है। इसमें जैसे अनसीन पैसेज होता है वैसा ही कोई इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई वैज्ञानिक घटना के बारे में बताया जाता है और उसी पर आधारित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक मूल्य आधारित प्रश्न रहता है कि जो पैसेज है, अपठित गद्यांश है या पठित गद्यांश है, जिसमें वैज्ञानिक तथ्य को दिया गया रहता है, उस वैज्ञानिक तथ्य में संबंधित विद्यार्थी या शिक्षक किन नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। बाकी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार से ये जो 4 नंबर का प्रश्न है, थोड़े से प्रयास से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यूनिट भी डिसाइड है, इसमें दोनों टॉपिक भी डिसाइड है, इसलिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला सिलेबस है। इस पाठ के अंत में मूल्य आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अलग अलग जो पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। मैं यहां पर इस पाठ से रिलेटेड सत्र 2019, सत्र 2020 और सत्र 2021 में जो प्रश्न पूछे गएंगे उन प्रश्नों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, उनका उत्तर क्या होगा। मेरे हाथ में है 2019 का भौतिक शास्त्र का ये पेपर और इसमें हमारा जो 23वां प्रश्न है वो हमेशा मूल्य आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, चूंकि ये निर्धारित है 4 अंक का प्रश्न मूल्य आधारित यहां से पूछा जाना है, तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, वंदना कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा थी। वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान केंद्र भ्रमण पर गई। वहां उसने धागे से लटके हुए दोलन करते चुंबक को देखा। उसने पाया कि दोलन करते चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाते ही वह दोलन करना बंद कर देता है। इसका कारण वह समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी कि दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिन सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गई और घटना के कारणों को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रसन्न हुई। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों? उचित कारण दीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है। तो याद कीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पाठ में जब चुंबक और धातु प्लेट के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो धातु प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है। इस पैसेज को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये भंवर धारा की घटना पर आधारित पैसेज है, तो इसलिए इसका जवाब दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा
कि जब दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाते हैं तो धातु प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण गति विरोधी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस कारण से उसका दोलन रुक जाएगा। यदि इसका जवाब आप ये लिखते हैं कि भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती, तो भी जवाब सही है कि धातु प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण दोलन कर रहा चुंबक रुक जाता है। क्योंकि भंवर धारा में दो गुण होते हैं, एक अवरोधक गुण होता है और एक ऊष्मीय गुण होता है, तो ये अवरोधक गुण का प्रॉपर्टी है, तो इसमें 1 नंबर मिलेगा। तो सटीक आंसर इसका लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है कि धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के 2 गुण लिखिए। तो मैं अभी बताया कि धातु प्लेट में उत्पन्न धारा भंवर धारा, इसके 2 गुण क्या होते हैं? पहला होता है अवरोधक गुण, दूसरा होता है ऊष्मीय गुण। इस धारा को कैसे कम किया जा सकता है बताइए? तो भंवर धाराओं को कम करने के उपाय में बताया गया होगा आपको कि प्रतिरोध बढ़ा करके हम भंवर धारा को कम कर सकते हैं। जैसे शुगर बीमारी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से ये जो भंवर धारा है उसको नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए। किसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे? धातु प्लेट का। कैसे बढ़ाएंगे? पट्टलित करके बढ़ाते हैं। ट्रांसफार्मर वाले में यही प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का कोड पट्टलित बनाया था, पट्टी पट्टी क्यों बनाया जाता है? तो उसको जो है लेमिनेट करके उसके प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाता है। तो इसका जवाब आप दीजिएगा, 2 अंक मिलेगा। हाँ, ये तीसरा प्रश्न जो है प्राय सभी में कॉमन रहता है। वंदना और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्य, तो यहां पर जो 2 मूल्य हैं वो नैतिक मूल्य की बात कर रहा है कि भाई वंदना जो है वो भ्रमण पर गई, उसके मन में जिज्ञासा हुई, तो उसका गुण हो गया जिज्ञासु प्रवृत्ति। दूसरा वैज्ञानिक सोच, घटनाएं तो जीवन में बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन बच्चे के मन में अगर प्रश्न आ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तभी जाकर के वो आएगा। तो इस प्रकार वंदना के 2 गुण, पहला हो जाएगा जिज्ञासु प्रवृत्ति का, दूसरा हो जाएगा वैज्ञानिक सोच रखने वाली, और तीसरा और भी हो सकते हैं जिसको आपको सोच करके लिखना पड़ेगा कि अपने आसपास की जानकारी रखने की उत्कंठ इच्छा, ये भी होगा। अब शिक्षक महोदय ने क्या नैतिक मूल्य प्रदर्शित किया? भाई विद्यार्थी जब प्रश्न पूछ रहा है तो उसका विषय ज्ञान काफी अच्छा है, इसलिए वो उसका उत्तर दे सकता है। तो सहयोगी प्रवृत्ति, विषय का ज्ञाता, है ना, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता, ये हमारे शिक्षक का गुण होगा। तो ये वाला जो है ना कॉमन रहता है प्राय ये जो क्वेश्चन है नैतिक मूल्य के बारे में, और ये आता ही है। तो छात्र या फिर शिक्षक के नैतिक मूल्य में आप इन बातों को, छात्र के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, प्रत्युत्पन्नमति, है ना, इस प्रकार के गुण विद्यार्थियों में होते हैं। और शिक्षक में क्या गुण? विषय का ज्ञाता रहेगा, और क्या? समझाने की क्षमता, सहयोग करने की भावना। तो इन बातों को आपको लिखना है। इस प्रकार से इसमें 4 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा 2019 का पेपर था। अब इसी तरीके से मैं 2020 में चला जाता हूं। इसी पार्ट से संबंधित ए सेट है मेरे पास, 2020 का ए सेट। इसमें हम 23वां प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा इसी पर आधारित है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होते रहता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहली बात आप इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जब ऐसे छोटा सा पैसेज दिया रहता है उसको गंभीरता से पढ़िए, और आपके जो सिलेबस में कौन से पार्ट का है, जैसे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पार्ट है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो उससे आप कोरिलेट करिए और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला बोलता है प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? तो आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि जब जब चुंबक और कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है कि वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन अगर हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रश्न का जवाब, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? तो आप क्या लिखेंगे, जब जब किसी कुंडली से बद्ध या धातु प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। या दूसरे शब्दों में आप सीधा लिखेंगे, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो आप इसका जवाब लिखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए। अब यहां पर आपको जो थ्योरी पढ़े हुए हैं वो बात याद करनी पड़ेगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताने वाला नियम कौन सा है? आपको याद होगा, लेंज का नियम है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। तो कोई भी एक लिखना है और उसमें आपको उसका कथन कीजिए। तो लेंज का जो बाएं हाथ, लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने संबंधी, उसका कथन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वह जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगा। यह हमारा लेंज के नियम का कथन है। तो नियम लिख दीजिए और उसका कथन लिख दीजिए, आपको 2 अंक मिलेंगे। अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? कोई 2 लिखना है। अब यहां पर अजय विद्यार्थी है और विद्यार्थी होने के नाते उसके मन में जिज्ञासा है, तो पहला जिज्ञासु प्रवृत्ति लिखेंगे। और वैज्ञानिक सोच वाला है, क्योंकि कारण को जो भी घटना घट रही है उसको सामान्य तरीके से वो नहीं सोच रहा है, उसको एक वैज्ञानिक की तरह सोच रहा है, इसलिए उसके 2 गुण, अजय के 2 गुण हो जाएंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति और वैज्ञानिक सोच रखने वाला। इसके अलावा भी और नैतिक मूल्य जो आपको लग रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, जो आपको विद्यार्थी में दिखाई देगा। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला। ये 2020 का पेपर था। अब हम आते हैं 2021 के पेपर में। तो 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मूल्य आधारित प्रश्न होगा। और इसमें किस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया हुआ है वो हम आपको बता दें। तो प्रश्न है 2021 का, एक शिक्षक अपनी भौतिकी की कक्षा में लेंज का नियम पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। यह प्रश्न है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, कि जब हम कुंडली के समीप चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार से हो जाती है कि वो उस चुंबक के पास आने का विरोध हो सके, और यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। तो इसका जवाब आप वही लिखिएगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ये ऊर्जा नियम का पालन करता है। प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2020 के प्रश्न पत्र में ये बात बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है। पहला हमने ये बताया, दूसरा हमारा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है। इस तरीके से ये हमारा जो अंगूठा है और ये जो तर्जनी अंगुली है और ये मध्यमा, इनको इस प्रकार से ऐसा फैलाएं कि अंगूठा, ये जो अंगूठा है और ये अंगूठा जो है चालक की गति को बताएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अगर हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और चालक की गति की दिशा इधर है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है इन दोनों के लंबवत ये हमारे मध्यमा अंगुली की तरफ होगा। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से भी हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दैनिक जीवन में लेंज के नियम जो है किस प्रकार से उपयोगी होती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इन्होंने प्रश्न को जो है चेंज कर दिया है।
जीवन में लेंज के नियम का उपयोग क्या है? तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने से ही हमें प्रेरित धारा मिलती है। इस आधार पर हमें कार्य करते गतिशील रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 4 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए पैसेज को पढ़ करके उसके वैज्ञानिक तथ्यों को जान करके हम उसका उत्तर देंगे तो निश्चित तौर पर 4 अंक पूरे प्राप्त होंगे। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसमें दिए गए कथन को 1 बार 2 बार पढ़िए और केवल 3 प्रश्न हैं, उसी में ही आपका प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आपको ये 4 अंक प्राप्त होंगे। उम्मीद है आप सभी को मूल्य आधारित प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीजें प्रत्यावर्ती धारा वाला जो हमारा पाठ है उसके अंत में दिया गया है। 2019 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है अथवा में, चूंकि ये 4 अंक का प्रश्न है तो निश्चित तौर पर यहां पर अथवा भी मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है हर्षित विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण के लिए शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्ति संयंत्र पर ले गए। शिक्षक महोदय ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा, अब देखिए ये शब्द आ गया, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा उस चैप्टर का है। प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचालन करने के लिए वोल्टता को घटाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। हर्षित ने शिक्षक महोदय की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टता में करने के विषय में उनसे प्रश्न पूछे गए। तो क्या क्या पूछा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च अथवा निम्न मान तक परिवर्तित करने की युक्ति का नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न करना है या उच्च करना है तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो ये लिख लीजिएगा। इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको याद होगा कि ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास 4 प्रकार के होते हैं, ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, शैथिल ह्रास, चुंबकीय फ्लक्स चरण, चारों का नाम लिख दीजिएगा। हर्षित और शिक्षक महोदय प्रत्येक के द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्य का उल्लेख कीजिए। मैंने पिछले आंसर में बताया, बिल्कुल लगभग वही आएगा। हर्षित जिज्ञासु प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक सोच रखने वाला है, शिक्षक विषय का ज्ञाता है, विषय का अच्छा ज्ञान है ना, इसलिए जो है और सहयोगी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से आप 2019 में ये जो प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित प्रश्न है उसको भी हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 2020 में क्या प्रश्न पूछा गया है अथवा वाले में, ये देख लेते हैं अपन इस पाठ से कौन सा पूछा जाता है। देख लीजिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, विजय अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र अमित ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद कर दिया। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है? तो हमारे भारत में घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती होता है, आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। 1 नंबर मिलेगा आपको। आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश में एसी वोल्टता का उपयोग करते हैं। क्यों? सीधा सा जवाब है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका घरेलू वितरण व्यवस्था बड़ा आसान है। इसी पर ही ट्रांसफार्मर कार्य करता है, डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, तो इसका वितरण व्यवस्था बड़ा आसान हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का, इसलिए घरों में हम प्रत्यावर्ती धारा ही पहुंचाते हैं। अमित ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? अब यहां पर दयालु प्रवृत्ति है क्योंकि उनको करंट लगने से ही वो जमीन पर गिर गए थे उनके पिताजी, है ना, और तुरंत कार्रवाई उन्होंने किया और उनको ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो जूते पहन करके हमें उनको बचाना है, सूखी लकड़ी का उपयोग करना है। तो ये नैतिक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे ही 2021 का पढ़ लीजिए। 2022 में जो पूछे गए हैं
वो थोड़े अलग होंगे, वो उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो आशा है आप लोगों को ये मूल्य आधारित प्रश्न जो आपसे मैंने अभी शेयर किया है, वो मूल्य आधारित प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। इसमें कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस इन दोनों चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को आप तैयार कर लीजिए, पुराने प्रश्न पत्र को हल कर लीजिए। आपका प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।